जय हिंद साथियों, यह है आपके उत्तर प्रदेश जीके की सीक्वेंस वाइज तीसरी क्लास। और ऐसे मैंने 3-4 क्लास और करा दिए हैं, जैसे प्रमुख जीआई टैग, प्रमुख रामसर साइट और सभी ओडीओपी। इस सब को मैंने अलग क्लास में विभाजन किया है, उत्तर प्रदेश एक्स्ट्रा जीके क्लास नाम से प्लेलिस्ट डालकर। लेकिन ये जो क्लास है सीक्वेंस वाइज चलती आ रही थी, आज है अपनी तीसरी क्लास। इसके पहले हम लोगों ने बहुत उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक महत्व समझा, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक विभाजन हम लोग कल पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। राजनीतिक विभाजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ कहाँ से ये देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था सामान्य इतिहास, और इसके बाद ही जस्ट हम लोगों ने अगली क्लास की थी राजनीतिक विभाजन की। राजनीतिक विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये था कि कौन कौन से राज्यों से कौन कौन से सीमाएं, कौन कौन से जिला सीमाएं साझा करती हैं। और आज इसी क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हुए अगले क्लास की तरफ चलेंगे। ये रही अपनी कल की क्लास, और आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन के ऊपर। तो आइए देर न करते हुए हम सब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है भावर तथा तराई क्षेत्र। अब भावर तथा तराई क्षेत्र को हम लोग शुरू से पढ़ेंगे। भावर तथा तराई क्षेत्र मेनली अपना यहाँ से लेकर यहाँ देवरिया के पास तक लगता है, और यहाँ इसी में तराई क्षेत्र ऊपर कुशीनगर तक होता है, और यहाँ नीचे तक ये होता है अपना तराई क्षेत्र, और ये ऊपरी वाला जो रीजन होता है ये अपना भावर क्षेत्र में आता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा यमुना का मैदान। तो गंगा यमुना का मैदान में यहाँ से देखिए गंगा नदी आती है, तो ये हो जाता है अपना गंगा वाला पार्ट में, ये यमुना वाले पार्ट में। तो ये जो भी गया है, ये सब रीजन जो है ये गंगा यमुना वाले दोआब में आ जाएंगे। और इसके बाद फिर है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये मिर्जापुर का, कैमूर का पठारी, चंदौली साइड का कुछ लगता है इसमें। और इसके बाद ये जो चित्रकूट, बांदा, ये सब हैं, ये सब आ जाएंगे अपने दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। तो आइए देर न करते हुए हम सब एक एक चीज सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्लास को आगे की तरफ ले चलते हैं। देखिए, भावर क्षेत्र। तो आइए हम सब भावर क्षेत्र के विषय में थोड़ा सा समझते हैं और आसानी से जानेंगे कि आखिर में वास्तव में भावर क्षेत्र होता क्या है। इसके परिभाषा को समझेंगे और आगे चलते चलते इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो देखिए, भावर क्षेत्र जो है, ये भावर क्षेत्र में जो होता है, नदियां जो होती हैं विलुप्त हो जाती है। कुल मिलाकर देखिए, यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये रहा अपना यूपी का परिप्रेक्ष्य में, ये रहा भावर क्षेत्र। क्या होता है कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ से नदियां अंदर अंदर आती हैं। तो भावर क्षेत्र में क्या होता है कि कंकड़ पत्थर के बहुत बड़े कंकड़ पत्थर बहुत ज्यादातर पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे नदियां ऊपर दिखाई ही नहीं देती हैं, कंकड़ पत्थरों के नीचे नीचे बहती हैं। जैसे यूपी का हम एक छोटा सा मैप ड्रा कर लें, या फिर ऐसे समझते हैं, ये हो गया शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी यूपी के परिप्रेक्ष्य में। यूपी इसी तरीके से है, तो ये भी हम लोग इसी तरीके से बनाए हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है अपना भावर क्षेत्र, ये होता है भावर क्षेत्र। अब भावर तथा तराई क्षेत्र हम लिखे हैं, तो मतलब कि ये हो गया भावर क्षेत्र, और भावर के जस्ट नीचे ही अपना तराई क्षेत्र आता है। तो भावर क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे, तो भावर क्षेत्र में यही है कि यहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत अधिक पाए जाते हैं, नदियां इसमें विलुप्त हो जाती हैं, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, इस पे कृषि करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डाल के यहाँ पे लिख लेते हैं कि नदियां विलुप्त हो जाती हैं, हो जाती हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको टाइप को इधर कर लेता हूँ। इसके बाद फिर इसी में दूसरा अपना हो जाएगा, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, मोटे बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है। इसके बाद अपना तीसरा हो जाता है, इसमें कृषि करना मुश्किल हो जाता है। तो कृषि के लिए इसमें कठिनाइयां होती हैं, कठिनाइयां या चुनौती या मुश्किल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 चीजें होती हैं। तो इसमें आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, या किस भौगोलिक क्षेत्र में नदियां तो होती हैं लेकिन वो नदियां हमको दिखाई नहीं देती। तो चलिए इसी को पढ़ते हुए हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। ये अपना पड़ता है एकदम यहाँ से पश्चिम में, ये पड़ता है सहारनपुर से लेकर, तो यहाँ पे हम लोग डाल लेते हैं सहारनपुर से लेकर, और इधर पड़ता है ये अपना पड़ेगा ये कुशीनगर तक, हमने आपको बताया। तो यहाँ पे सहारनपुर से कुशीनगर तक, तो सहारनपुर अपना यहाँ पे पड़ता है, और ये हो गया अपना कुशीनगर, यहीं पे होगा कुशीनगर। सहारनपुर से ये कुशीनगर तक पड़ता है। कुशीनगर बिहार से सटा हुआ पार्ट है।
तो ये पड़ता है अपना भावर क्षेत्र। तो ये भी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में भावर क्षेत्र का विकास कहाँ-कहाँ से है, तो सहारनपुर से कुशीनगर तक। इसमें जैसे ये जो साइड वाले जिले हैं, बिजनौर हुआ या किनारे सटा हुआ है, जिसे बहराइच का भी ऊपरी का पार्ट हुआ, तो ये सब सारे चीज क्या आ जाते हैं, भावर वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। इसकी लंबाई सहारनपुर में 34 किलोमीटर और पूर्व में चौड़ाई सकरा होता जाता है। कि सहारनपुर में इसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, लेकिन जस-जस हम लोग इधर बढ़ेंगे, ये पहाड़ जो होता है, ये तो अपना नेपाल साइड भागता चला जाएगा। तो इसलिए इसकी जो अधिकता होगी, ये नेपाल साइड अधिकता होती जाएगी, तो इधर पतला होता जाता है। तो यहाँ पे कुशीनगर आ जाएगा और इधर ऊपर जब बढ़ेंगे तो ये चौड़ा होता जाएगा। तो थोड़ा-सा एक न्यू स्लाइड्स के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि देखिए मैप से जितना बेहतर चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ऐसे समझना थोड़ी-सी कठिनाइयाँ आपको दे सकता है। देखिए यहाँ पे अपना सहारनपुर पड़ा और यहाँ से ऐसे जाएँगे, यहाँ आएँगे बलिया, सोनभद्र, ललितपुर, ये दिल्ली वाला पार्ट हो जाएगा, ये पहुंच गए हम लोग। देखिए यहाँ पड़ता है अपना सहारनपुर और यहाँ पड़ता है अपना कुशीनगर। तो ये जो विस्तार इसका यहाँ पे तो 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे आते आते इसका विस्तार कम होता जाता है। रीजन ये है कि यहाँ तो पहाड़ी तो टच होगी यहाँ पे, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी पहाड़ियां हैं, लेकिन ये पहाड़ियां कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला जो भावर क्षेत्र है, इधर नेपाल साइड भी पड़ जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए इधर पतली होती आती है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि सहारनपुर में भावर क्षेत्र सहारनपुर साइड ज्यादा चौड़ी है, तथा कुशीनगर के साइड जाएंगे तो ये सकरा क्षेत्र में मिलेगा। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं इसको तराई क्षेत्र में, इसके नीचे। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ना था यहाँ पे भावर क्षेत्र एवं तराई क्षेत्र। तो भावर के जस्ट नीचे ही तराई पड़ता है, यहाँ पे हमने आपको बताया था। तो आइए तराई को पढ़ लेते हैं। देखिए भावर क्षेत्र ये हो गया अपना। अब चलते हैं हम लोग तराई क्षेत्र की तरफ। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र का महत्व यह है कि वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ हर समय नमी पाई जाती है। देखिए मानसून जो है अपना इधर से आता है, ये पूर्वी वाले मानसून, तो ये मानसून यहाँ से जाता है। हम लोग भी जानते हैं कि गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये वर्षा वाला क्षेत्र जो है ये सब तराई क्षेत्र में आते हैं और इधर से नदियां भी आती रहती हैं। तो यहाँ क्या होता है कि नमी कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होता है, वर्षा अधिक होने के कारण, वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, नमी बनी रहती है। नमी बनी रहती है। इसके बाद दूसरा क्या है, नदियां पुनः बाहर आ जाती हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी चीजों को। देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो होते हैं मोटे मोटे कंकड़ होते हैं। तो यहाँ पे जो नदियां आती रहती हैं यहाँ से, ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये मिट्टी पे आएंगी, तरल मिट्टी पे आएंगी, तो यहाँ पे तो नदी दिखाई देने लगेंगी। तो यही होता है, कंकड़ पत्थर से बाहर आकर नदियां दिखाई देने लगती हैं और इधर से वर्षा वाला जो मानसून है, वर्षा बहुत अधिक कराता है। तो इसलिए क्या होता है कि इस वाले क्षेत्र में जो तराई का अपना क्षेत्र है, यहाँ पे खेती बहुत अच्छी खासी हो जाती है, वो फसल जिनमें बारिश अधिक लगता है। जैसे यहाँ पे जब बारिश अधिक हो रही है तो आप सभी को पता होगा कि गन्ने को सर्वाधिक पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये इसको 12 महीने पानी चाहिए होता है, मतलब पूरे एक साल। इसके बाद धान यहाँ पे सर्वाधिक पैदा होगा। तो ये जो है इस पार्ट में धान बहुत अधिक खेती होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि सिद्धार्थ नगर के पास काला नमक चावल का टैग है, सिद्धार्थ नगर भी इसी रीजन में आ जाएगा अपना। मैप देखेंगे तो साफ साफ आपको दिखेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें कृषि अच्छी खासी की जाती है। तो कृषि की जाती है, कृषि की जाती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट अपना हम लोग वहां पढ़ चुके हैं कि नदियां पुनः बाहर आ जाती हैं, वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पे नमी बनी रहती है, हम लोग ये भी पढ़ चुके। हाँ देखिए, जब अब यहाँ पे हम लोग ये समझना होगा कि यहाँ पे इधर वर्षा का पानी स्टोर हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं दूसरे कलर लेकर। देखिए इधर से वर्षा का पानी स्टोर हो रहा है, इधर से नदियों का पानी। तो यहाँ पे ज्यादा पानी होगा जहां, वहां पे कचरा ज्यादा होगा। पानी होगा तो सड़न पैदा होगा, कचरा ज्यादा होगा। तो अपने यहाँ बारिश में क्या होता है, बारिश जब होगी ज्यादा तो पानी सब इकट्ठा होगा, इकट्ठा पानी होगा तो ज्यादातर उसमें मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो वहां पे मलेरिया फैलेगा। तो यहाँ पे भी प्रमुख बीमारी हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, प्रमुख बीमारी। तो प्रमुख बीमारियां में हम लोग पढ़ रहे होंगे, प्रमुख बीमारियां हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला होगा अपना मलेरिया। देखिए
एकदम सीक्वेंस है, आप लोग मतलब लाइन से पढ़ते हुए आएंगे, एक तरफ से एक तरफ जाओगे। अगर वन लाइनर लेकर मैं रटवाने लग जाऊं तो आपको बेशक लेकर मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन उस 50 क्वेश्चन का कोई महत्व नहीं है जब तक आपने इसको एक एक करके मतलब बेसिक से नहीं समझा। तो देखिए मलेरिया हो गया, और इसके बाद फिर यहाँ पे फाइलेरिया जैसी बीमारी मिलेगी। फाइलेरिया कुल मिला जुलाकर वह सूक्ष्मजीवी या मच्छरों से काटने वाली बीमारियां जो यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। विस्तार की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग मैप देखते हैं तो सहारनपुर पूरा यहाँ तक बैठा हुआ है, क्योंकि सहारनपुर हम लोग पढ़े थे कि 3 जिलों से सीमा साझा करता है, उत्तराखंड से, हिमाचल से, हरियाणा से। तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो सहारनपुर, तो इसका भी जो चौड़ाई है यहाँ पे फिर से हम लोग मैप ड्रा कर लेते हैं तराई पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैप हम लोग ड्रा करेंगे, कुछ इस तरीके से आएगा ये। बलिया, सोनभद्र, मथुरा, ये हो जाएगा ललितपुर वाला रीजन, फिर ऐसे आगरा, मथुरा, दिल्ली वाला पार्ट, फिर ये हो जाएगा। कुल मिला जुलाकर अपना मैप इसी तरीके का कुछ है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सहारनपुर, और सहारनपुर से ये जाता है अपना देवरिया तक। तो यहाँ पे लिखेंगे विस्तार सहारनपुर से देवरिया तक, सहारनपुर से देवरिया, देवरिया पूर्व तक। देखिए ये वही 80-90 किलोमीटर, यहाँ पे भी ये 34 किलोमीटर से स्टार्ट होगा। किधर गया ये मेरा कर्सर? देखिए यहाँ पे ये भी 34 किलोमीटर से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ आते आते ये अपना हो जाता है 80 से 90 किलोमीटर। क्योंकि देखिए 80 से 90 इसलिए हो जाता है कि ये ऊपर वाला जो होता है ये ऐसे कटता जाता है, और ये वाला जो होता है बढ़ता जाता है। तो ये वाला ऊपर ज्यादा चौड़ा नीचे कम, ये ऊपर कम चौड़ा नीचे ज्यादा चौड़ा, क्योंकि पहाड़ जो है यहाँ तक लगा है। फिर यहाँ पहाड़, ऐसे पहाड़ की दूरियां बढ़ती गई, तो यहाँ पे जो भावर था यहाँ पे हो गया था, अब यहाँ वाला भावर दूर हट गया है। तो इसलिए ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम लोग को पढ़ने को मिलेगा गंगा यमुना का दोआब। देखिए गंगा यमुना का दोआब, तो गंगा यमुना का दोआब पढ़ते हैं हम लोग तो खादर बांगर को हम लोग समझेंगे अभी। खादर बांगर होती क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग को गंगा यमुना के दोआब के बारे में कुछ जरूरी चीजें जान लेनी जरूरी होती है कि ये आखिर पड़ता कहाँ कहाँ से है। देखिए गंगा यमुना का दोआब मतलब कि गंगा नदी और यमुना नदी दोनों के बीच का क्षेत्र। या गंगा यमुना का मैदान अगर बोलते हैं तो गंगा यमुना का मैदान मतलब ये गंगा नदी और ये यमुना नदी दोनों के आसपास के घिरे हुए क्षेत्र, जहां तक पहले कभी बाढ़ का पानी पहुंचता था। तो ये एक सिंपल सा अंतर हो जाता है दोआब और मैदान में। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं गंगा यमुना का मैदान। हालांकि दोआब में भी लगभग दोनों चीजों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इतिहास में जब दोआब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गंगा यमुना का मैदान, यानी कि गंगा का मैदान प्लस यमुना का मैदान। तो दोनों चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो आइए इसको पढ़ने के लिए एक नया स्लाइड में ऐड करता हूँ, ताकि चीजों को और फिगर बनाकर आसानी से आप लोगों को समझा सकूँ। चलिए, अगर क्लास आप सबको पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दिया करिए। वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ जल्दी लाइक करने के लिए। हाँ, आपकी अपनी पाठशाला है, जितने अधिक लोग होंगे पाठशाला में उतना ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने में। देखिए निर्माण जो होता है इसका, पढ़ते हैं गंगा प्लस यमुना का मैदान। वही मैं बताया था ना कि गंगा यमुना के जहां तक कभी बाढ़ आते थे, तो निर्माण इसका, तो निर्माण आप सभी लोग जैसा कि समझ चुके होंगे कि इसका निर्माण जो होता है इन नदियों के बाढ़ द्वारा लाए गए मिट्टियों से होता है। तो गंगा यमुना था इनके द्वारा लाए गए अवसाद या मिट्टियों से। तो गंगा यमुना द्वारा लाए गए अवसाद या मिट्टी से इनका निर्माण होता है। क्या होता है कि जैसे देखिए ये नदी हो गई और ये आसपास के क्षेत्र हो गए, तो क्या होता है कभी कभी अभी भी बाढ़ आता है। जब बाढ़ आएगा तो ये यहाँ तक क्षेत्र ढक लेता है पूरा, तो ये हो जाता है वहाँ का मैदानी क्षेत्र। और होता क्या है कि इस क्षेत्र में बाढ़ अगर हमेशा आती है, और कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पहले कभी बाढ़ है, जैसे 50 साल में कभी एक बार बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, तो कभी कभी ये बाढ़ का पानी जो है ये अपना यहाँ तक भी फैल जाता था। तो हम लोग पढ़ेंगे खादर और बांगर, तो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसका हम लोग समझेंगे। तो इसका उससे निर्माण हुआ है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी, काप या कछारी मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी, काप या कछारी मिट्टी।
पाई जाती है। यहाँ की ये मिट्टी हो गई। और इसके बाद इसमें वही खादर क्षेत्र और बांगर क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। तो खादर और बांगर हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं। देखिए ये कोई एक नदी हो गई, ये मान लीजिए नदी हो गई। और इस नदी में मान लीजिए इस बाढ़ अभी भी आता है तो बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँचता है। और पहले कभी आज से कुछ वर्ष पहले बाढ़ आए थे तो उस वक्त बाढ़ का पानी यहाँ तक पहुँच गया था। नदी को थोड़ी और लंबी कर ले, नहीं तो ये नदी कम कुछ और ज़्यादा लग रहा रहेगा। तो ये देखिए अपना नदी हो गया। तो देखिए ये क्या होता है कि जहाँ पे अभी भी नए नए बाढ़ आ रहे हैं, यहाँ पे नया बाढ़ आया है, मतलब जहाँ आज भी अभी भी बाढ़ आते हैं, तो ये अपना कहा जाता है खादर। और ये हो जाएगा अपना खादर क्षेत्र। जहाँ बहुत पहले बाढ़ आया था, जैसे 50 साल में एक बार बाढ़ आ रहा है, उस कंडीशन को तो इसको बोलते हैं हम लोग बांगर क्षेत्र। तो ये हुआ खादर क्षेत्र अपना, ये हुआ अपना बांगर क्षेत्र। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, इसमें देखिए एक चीज आपको जानना होगा कि खादर ज्यादा उपजाऊ होता है या बांगर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्यादा उपजाऊ है, खादर या बांगर। ऑप्शन दे देगा खादर, बांगर, दोनों या दोनों नहीं। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना ये होगा कि खादर जो है इस पे पानी जो है नई नई मिट्टी ला रही है, नया मिट्टी है तो ज्यादा उपजाऊ होगा। तो हम लोग को ये समझना होगा कि खादर जो है बांगर से ज्यादा उपजाऊ होती है। तो खादर इज मोर उपजाऊ देन मतलब बांगर। मतलब खादर जो होता है ये बांगर से ज्यादा उपजाऊ होती है, ज्यादा ग्रोथ वाली मिट्टी होती है, इसमें प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाता है। तो चलिए हम लोग अब आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या था। हाँ, पठारी क्षेत्र था अपना, दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो यहाँ से अपना मिलेगा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। इसमें देखिए दो पठारी क्षेत्र मिलते हैं, एक बुंदेलखंड, एक बघेलखंड। हाँ, बघेलखंड बुंदेलखंड के अंतर्गत ही आता है, तो ये कोई नया चीज नहीं है। अगर आप बघेलखंड नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। देखिए बुंदेलखंड जो होता है अपना ये वाला रीजन होता है। बुंदेलखंड में कुछ एमपी के भी जिले आते हैं और अपना यूपी के भी जिले आते हैं यहाँ तक। अब बघेलखंड में क्या होता है, ये मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली का कुछ क्षेत्र जो होता है, इसको मिलाकर हम बघेलखंड कहते हैं। इसमें कैमूर की पहाड़ी आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिट्टी यहाँ की कलर अलग होगी। बघेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है अक्सर। आप लोग मिर्जापुर, सोनभद्र कभी गए होंगे तो उस साइड की मिट्टियां आपको लाल देखने के लिए मिलेंगी बहुत जगह पे। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है ये 45,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण का पठारी है, क्षेत्रफल 45,200 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये उसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद फिर यह दक्कन के पठार का ही एक भाग है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे कुछ इस तरीके से, इधर चलेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश, इधर त्रिपुरा साइड चले गए, हो गए बंगाल, इधर से आ गए यहाँ गुजरात, राजस्थान, फिर आ गए अपना कश्मीर साइड। तो ये पार्ट होता है, ये यूपी का होता है अपना यहाँ से। तो इसी में ये मिर्जापुर और सोनभद्र, भदोही और या बुंदेलखंड का पार्ट जो होता है ये डेक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, क्योंकि डेक्कन ट्रैप हम लोग यहाँ पे ऐसे पढ़ते हैं। तो ये होता है डेक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है, इससे समानता यहाँ की मिट्टियां रखती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह दक्कन के पठार का ही एक पार्ट है। देखिए कौन किसका पार्ट है उसके क्या बोलते हैं प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो इसकी जो चट्टान है और दक्कन के ट्रैप की चट्टान है सिमिलर है। तो यह दक्कन के पठार का भाग है, इतना हम लोग समझ सकते हैं। बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार, तो दो चीजें हो गई। निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। ग्रेनाइट प्लस नीस, इनकी ये दो प्रकार की चट्टानें हैं। चट्टानें जो हैं ग्रेनाइट और नीस की हैं। इसके बाद हम लोग इसमें और देखेंगे इन दोनों का विस्तार यूपी और एमपी दोनों जगह पे है। हमने बताया आपको कि ये पार्ट अगर यहाँ पे है तो ये भी एमपी में आएगा। बघेलखंड के भी कुछ यहाँ पे जिले होते हैं, जैसे रीवा नाम का जिला पड़ता है, ये भी मिर्जापुर सोनभद्र से सटा हुआ लगभग मिलता है। तो ये भी हो गया यहाँ की चट्टानें। और इसके बाद बुंदेलखंड, ग्रेनाइट और नीस। दक्षिण पश्चिम का कुछ काली मिट्टी होती है जो कि कपास की खेती की जाती है। तो दक्षिण पश्चिम, देखिए ये हुआ दक्षिण पश्चिम, यानी कि
नीचे की तरफ और सबसे इधर, यानी ये ललितपुर या इस साइड वाला जो रीजन है, इस पे क्या होता है, इस पे काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और सॉरी, काली मिट्टी किसी चीज की खेती के लिए उपयोगी होती है, तो हम सब लोग जानते हैं कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, कुछ काली मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि जब पठारी क्षेत्र में लोग पढ़ेंगे तो यहाँ की अमूमन मिट्टियाँ उस तरीके की नहीं होती है, जैसा कि खादर बांगर या फिर उसके ऊपर चलेंगे तराई या भांवर की होती है, उनसे अलग यहाँ की प्ररूप होती है मिट्टियों की। इसके बाद हम लोग चलेंगे, पूर्वी भाग लाल मिट्टी की है, बघेलखंड में हम लोग चलेंगे, ये इसी का पूर्वी भाग बघेलखंड कहलाता है। तो यहाँ से इधर पूरब की चलेंगे तो बघेलखंड है, हमने पहले बताया था कि ये इसी का पार्ट है, हम लोग अलग अलग नाम से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें जो है लाल मिट्टी की अधिकता होती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसमें दलहन की खेती, ज्वार बाजरा दलहन 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 की खेती होती है। इसी में सरसों भी बोई जाती है, तिलहन जिसको बोल सकते हैं हम। फिर यहाँ पे होता है अपना ज्वार बाजरा, मतलब मोटे अनाज की खेती भी यहाँ पे अच्छी खासी की जाती है लाल मिट्टी वाले पे। मेरा जो लोकेलिटी है वो इसी क्षेत्र से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ की मिट्टियों के बारे में विशेष रूप से जानता हूँ। और आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ कि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ या हूँ अभी भी, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छी खासी नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं इसको समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, एक न्यू स्लाइड ऐड करके। और इसके बाद फिर यूपी के कुछ जिले आते हैं बुंदेलखंड में, तो उनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए बुंदेलखंड में आने वाले यूपी के जिले कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा ललितपुर, झांसी, जालौन। ललितपुर, कुल मिला जुलाकर एमपी से जो सटे हुए हैं वो तो सब आएंगे लगभग। झांसी, जालौन, जालौन के बाद आएगा अपना हमीरपुर। हमीरपुर का देखिए उत्पाद हमने आपको जूते बताया था। इसके बाद महोबा, महोबा का गौर पत्थर, महबूबा है गोरी। इसके बाद हो जाएगा बांदा, बंद कमरे में सजती है बांदा का सजर पत्थर। इसके बाद चित्रकूट। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रयागराज। प्रयागराज का जो है साउथ पार्ट। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुए। इसके बाद फिर बघेलखंड में 3 हमने बता दिए आपको। बघेलखंड में मिर्जापुर, मिर्जापुर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे सोनभद्र, अब प्लस कुछ पार्ट अपना पड़ता है चंदौली का। तो ये हो गया बघेलखंड से रिलेटेड। तो ये पठारी क्षेत्र में लगभग अपने 11-12 जिले आते हैं जिनको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। आइए अब आगे देखते हैं कि आगे की स्लाइड में क्या है। अगर आज से जुड़े हुए चीज होंगे कुछ तो और बताए जाएंगे। भगोल, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग यहाँ तक क्लास में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब देकर जाइए। भौगोलिक रूप से कौन सा उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है? तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, नीलगिरी की पहाड़ी, बुंदेलखंड का पठार। अगर आप लोगों ने अभी तक ध्यान से क्लास को देखा है तो मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप सब इस क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद साथियों। हाँ, थोड़ा सा साउंड में दिक्कत हो सकती है क्योंकि बगल में कुछ चीज़ों का काम चल रहा है, तो उसका भी आवाज़ आपको पास पहुंच रही होगी, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। लेकिन मैं आगे से कोशिश करूंगा कि जब आसपास कुछ ऐसे नॉइस हो तो मैं वीडियो बनाने से अवॉइड करूं खुद को।